आज हम मास्टर क्लास की जो प्रारब्ध के ऊपर मास्टर क्लास चल रही है उसके ऊपर हम नए विषय पे बात करने वाले हैं। अ, आज का विषय अगेन प्रारब्ध से संबंधित है और प्रारब्ध को लेकर जब हम बात करते हैं तो षष्ठ भाव के बारे में बात करना आवश्यक है। षष्ठ भाव में क्रूर ग्रह वर्सेस अगर सौम्य ग्रह या शुभ ग्रह होंगे तो किस प्रकार का व्यक्ति का प्रारब्ध होता है या किस प्रकार का पेंडिंग कर्म उस व्यक्ति के जीवन में आता है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब किसी के जीवन में घटनाक्रम कैसी है, किसी के जीवन में घटनाओं का वर्गीकरण कैसे करें या किसी की वृत्ति कैसे आप देखते हैं, ये आपको उन ग्रहों के माध्यम से समझ में आएगा। अब जैसे अगर मान लीजिए कि छठवें भाव में शुभ ग्रह हैं तो सबसे पहले तो समझिए कि शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह कौन से हुए। शुभ ग्रह मतलब बुध, गुरु, चंद्र और शुक्र, है ना, ये शुभ ग्रह की श्रेणी में आए। उसके बाद अशुभ ग्रह या क्रूर ग्रह हम किसे कहते हैं? सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल। तो ये अशुभ ग्रह या क्रूर ग्रह की संज्ञा में आते हैं। इनका जो बर्ताव है या इनकी एनर्जी का प्रोजेक्शन जो है ये हार्ड है, तीक्ष्ण है। सूर्य को 12 बजे के उदित सूर्य को आप नहीं देख सकते हैं डायरेक्टली, क्यों? क्योंकि तीक्ष्ण तपन है, इसलिए। उसी प्रकार से इन सभी ग्रहों का अपने आप में जो वर्तन है या इनकी जो ऊर्जा है वो कैसी है? तीक्ष्ण है, अपने आप में रुक्ष है, मारक है। बहुत बार मारक भी तारक बनती है, याद रखिएगा। अब उसी प्रकार से जब हम शुभ ग्रह की बात करते हैं तो शुभ ग्रह में क्या होता है? गुरु है, बुध है, शुक्र है और चंद्र है। तो ये सभी के सभी सौम्य ग्रह या इन्हें कहा जाता है कि शुभ ग्रह हैं। तो शुभ ग्रहों की या सौम्य ग्रहों की श्रेणी इसलिए क्योंकि इनका जो भी प्रोजेक्शन है वो सौम्य रूप में आता है। वो किसी भी प्रकार के आपको भय या आपको इस प्रकार से नहीं आएगा जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे या आपको तीक्ष्ण रूप से उनकी जो ऊर्जा है वो फील होगी। तो अब देखिए, जब हम पेंडिंग कर्मा की बात कर रहे हैं या जब हम छठवें भाव की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि भाई छठवां भाव है क्या, है ना। तो सबसे पहले कुंडली का, काल पुरुष कुंडली का छठवां भाव जो है वो बुध से रूल्ड है, कन्या राशि से रूल्ड है ना। अब छठवां भाव किस किस चीज़ के लिए है? तो सबसे पहले आपके षड रिपु। तो षड रिपु कौन से हुए? काम अर्थात डिजायर, लस्ट, क्रोध अर्थात एंगर, लोभ अर्थात ग्रीड या आपका लालच, मद अर्थात ईगो, मोह मतलब अटैचमेंट, आपका किसी से आसक्त होना, मत्सर्य जो है वो क्या है? जेलसी, किसी की प्रगति को देखकर जेलस फील करना, इसका क्यों हो रहा है, तो वो जेलसी। और सबसे अंत में आता है आलस्य, मतलब लेजीनेस। तो ये जो षड रिपु हैं वो षड रिपु छठवें भाव को पूरी तरह से रूल करते हैं। और छठवें भाव में जो ग्रह हैं वो ग्रह जो है उन षड रिपुओं को दिखाता है। जैसे अहंकार है, ईगो है, तो ये कहाँ से आता है? मंगल से आता है। तो जब हम षड रिपुओं की बात करते हैं तो ये सभी षड रिपु उन पर्टिकुलर ग्रहों से देखे जाते हैं। और जब हम इस विषय को समझने के लिए डीप जाएंगे तो हम समझेंगे कि जब क्रूर ग्रह 6th हाउस में होंगे तो क्या होगा। आपको प्रैक्टिकल लाइफ देखेगी कि व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के जीवन में आप देखिए कि उसे बहुत कुछ गलत जो उसने गत जन्मों में किया है ना, उसे भोगते रहना पड़ता है। मतलब जिनके पत्रिका में शुभ ग्रह अगर हैं उनसे मुकाबले में इनको ज़्यादा भोगना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा नुकसान होगा,
ज़्यादा एक्सीडेंट्स होंगे, ज़्यादा कलेश आएगा, ज़्यादा जितने भी रिलेटिव्स हैं, क्योंकि 6th हाउस से आप अपने रिलेटिव्स भी देखते हैं मदर के साइड से, तो जितने रिलेटिव्स हैं उन लोगों के मध्य आपकी उस प्रकार से मान सम्मान नहीं रहेगा, या अगर मान सम्मान है तो आपके सामने कुछ और है, बाद में कुछ और है। आप जितना कर रहे हैं सामने वाले के लिए, वहाँ पे आपको उतना फल या उतनी अपेक्षा में उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, तो भोग है वहाँ पर। फिर मान लीजिए, क्योंकि छठवां भाव जो है वो कर्ज का भी है, रोग ऋण रिपु, तो ऋण की बात करते हैं। अगर ऋण है तो क्या है कि अगर व्यक्ति ने ऋण ले लिया तो वो जल्दी से रिटर्न नहीं कर पाता है, कर्जा मुक्ति जल्दी से हो नहीं पाती है। कर्जा मिल जाएगा जल्दी से, परंतु कर्जा मुक्त होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत बार मेहनत कर भी नहीं पाता है और व्यक्ति सुधर जाता है, मतलब कर्जा उसके ऊपर रहता है। ऐसे व्यक्ति जल्दी से ऋण नहीं मुक्त कर पाते हैं। अगर वही देखिए कि पूरी के पूरा जीवन जो है ना वो अपमानित होकर जीना पड़ता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, टोटल नेगेटिविटी रहती है आसपास, टोटल नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं ये लोग। इनके आसपास आप देखेंगे कि पॉजिटिविटी कम रहेगी, पॉजिटिव बताने वाले लोग जो है ना वो भी दूर चले जाते हैं, या पॉजिटिविटी टिक नहीं पाती है। दुर्गुण भी यहाँ पे लागू होते हैं। देखिए दुर्गुण किस प्रकार से लागू होते हैं, क्योंकि छठवां भाव रूटीन का है, तो रूटीन के कारण आप देखिए कि जिनके भी 6th हाउस में अगर इस प्रकार के क्रूर ग्रह हैं तो क्या होगा, वो व्यक्ति ना सबसे पहले शारीरिक रूप से भी वो काफ़ी डर्टी रहेगा, अच्छे से नहाएगा नहीं, जल्दी नहाएगा नहीं, सुबह उठकर जो दिनचर्या फॉलो करनी चाहिए वो फॉलो करेगा नहीं, जो शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए वो स्वच्छ रखेगा नहीं, स्वच्छ कपड़े पहनेगा नहीं, मैला कुचैला रहेगा, घर में भी वातावरण वैसा ही रखेगा। घर में अगर रह रहा है तो भी घर की जो वास्तु है उसको भी वो अच्छे से नहीं रखेगा। वास्तु में अब मान लीजिए फ्रूट्स खा लिए तो फ्रूट्स का कचरा जो है, कवर जो है वो वहीं पड़ा रहेगा, चाय पी ली या खाना खाया तो थाली वहीं पड़ी है, पानी वहीं पड़ा है, ग्लास वहीं पड़ा है, या कुछ खाना खाएंगे कटोरी वहीं पड़ी है। हर रूम में आपको उनकी ना छवि दिख जाएगी, जब अगर 6th हाउस आपका इस तरह से है तो। और क्या होता है, ये कोशिश भी करें ना तो ये कोशिश भी इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि पूरी तरह से नेगेटिविटी के से घिरे रहते हैं ये। और नेगेटिविटी से क्यों घिरे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने गत जन्म में बहुत कुछ नेगेटिव कर्म किया है, तो इनका प्रारब्ध ही है कि ये नेगेटिव में रहें, क्योंकि जब तक ये नेगेटिव में रहेंगे नहीं तब तक इन्हें एहसास ही नहीं होगा कि ये कितनी गंदगी में रह रहे हैं। और जब यही आदतें इनकी दुश्मन बन जाती हैं, कुछ बहुत बड़ा खो देते हैं चीज़ जीवन में, तब इन्हें अकल आती है या तब इन्हें समझ आती है। घर को कूड़ादान बनाकर रखना ये बहुत बहुत आम तौर पर देखने को मिलेगा। आप मतलब बहुत बार घर को स्मशान बनाकर रख देना, बिल्कुल बहुत गंदगी रखना, ये भी देखने के लिए मिलेगा आपको। इन शॉर्ट अगर आप समझेंगे, देखने जाएंगे तो सीधी लाइफ आपको दिखाई देगी नहीं इनके जीवन में, मतलब ये सीधी लाइफ जीते हुए नहीं दिखाई देते हैं। इनका और एक प्रारब्ध होता है कि जब ये घर देखने के लिए जाते हैं तो घर देखने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, ये है ना इनको घर भी सही नहीं मिलेगा। और घर सही नहीं मिलेगा तो किस प्रकार का घर मिलेगा, जो बाधित है, जिस प्रकार से वो वास्तु सही नहीं है, मतलब ऐसी वास्तु मिलेगी जहाँ पे आइदर उस वास्तु में किसी ने हत्या करी है, किसी ने सुसाइड किया है, कुछ गलत हुआ है उस वास्तु में, या फिर वो वास्तु स्मशान भूमि पे बनी हुई है, कुछ ना कुछ बाधित मिलती है वो वास्तु। तो इस प्रकार से ये काम करता है। अगर हम भोग की बात करें तो देखिए भोग में क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में भोग जो है वो 3 प्रकार से भोगता है। एक होता है मानसिक भोग, मतलब प्रारब्ध के भोग को कैसे भोगेगा इंसान, तो प्रारब्ध के भोग को भोगने के लिए वो 3 पद्धति से भोगता है, मानसिक रूप से, फिर एक आर्थिक रूप से, और फिर वो शारीरिक रूप से। अब मानसिक रूप से मतलब क्या, सब व्यक्ति के पास में सब कुछ है परंतु चिंता में ग्रसित है। अंबानी के परिवार में जो जिनकी अभी शादी हुई, उनको कुछ ना कुछ दिक्कत है,
अब क्या नहीं है उस खानदान में, कितना पैसा है, सब कुछ है, परंतु शरीर देखिए, मतलब मेंटल वरी है ना, माता पिता को चिंता है कि मेरे पुत्र का किस प्रकार से आगे होगा, है ना। अब दूसरा भोग मतलब आर्थिक रूप से पैसा है, सब पैसा जो है, अब मेंटल वरी नहीं है आपको वहां पे, शरीर भी आपका बिल्कुल ठीक है, परंतु पैसों का नुकसान हो गया। आपने 10 साल जो कमाया था वो अचानक से चला गया, अब वो किस प्रकार से आएगा आगे देखिए। तीसरा भोग, तीसरा प्रारब्ध का भोग है वो शरीर पे। तो शरीर पे जब भोग आता है ना, तो वो पिछले 2 भोग दोनों साथ में लेकर आता है, मतलब मेंटल वरी भी आएगी और पैसा भी जाएगा, और फिर शरीर के ऊपर वो चीज़ निकलेगी, मतलब क्रॉनिक डिसीज से गुजरना, कैंसर जैसे डिसीज हुए, या ऐसे ऐसे अवयव आपके खराब हो जाते हैं। अब ये सब जब हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो ऑब्वियसली कोई व्यक्ति, घर का मेंबर कोई अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, तो व्यक्ति, बाकी के घर के लोग चिंतित रहेंगे, पैसा भी जाएगा, है ना। तो चिंता भी है और वहाँ पे पैसा भी जा रहा है, सब चीज़ें जा रही है, और शरीर भी वहाँ पे खाली हो रहा है। मतलब तीनों ही पद्धति से वो भोग शुरू होता है, जो जनरली क्या होता है, लास्ट लेवल होती है प्रारब्ध के भोग की, भोगने की उस जन्म में। अब जब इस पद्धति से घटित होता है, क्रूर ग्रह और क्या काम करते हैं आप देखेंगे, तो छठवां भाव जो है वो एक्सीडेंट्स को भी दिखाता है, सर्जरी को भी दिखाता है, राइट। तो जब छठवें भाव में क्रूर ग्रह होते हैं, मंगल है, शनि है, राहु केतु हैं, तो ये आपके एक्सीडेंट के या आपके सर्जरी के, मतलब आपके ऑपरेशन के भी योग बनाते हैं। जब बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण आपका कर्म होता है तो क्या होगा, तो जब बहुत बार तीक्ष्ण योग होता है, या आपके कर्म, गत जन्म के कर्म बहुत तीक्ष्ण है, मतलब आपने जब किसी को मरण तुल्य कष्ट दिए हैं, किसी की हत्या करी है, किसी जो घृणित कर्म होते हैं, ऐसे कर्म जब होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि खास करके मुख प्राणी जो होते हैं, प्राणियों के साथ में अगर अच्छा बर्ताव नहीं किया आपने, क्योंकि छठवें भाव से प्राणी भी देखते हैं ना, पेट्स देखते हैं हम, तो जब व्यक्ति किसी मूक प्राणी को बहुत ज़्यादा कष्ट देता है, उनके अवयवों को मारता है या उन्हें कष्ट पहुंचाता है, तो जैसे पशुपालन में बहुत बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं देखिए। और उस वक्त जो व्यक्ति से कर्म होता है, जातक से कर्म होता है, वो जब अगला जन्म लेकर आता है तो उसके प्रारब्ध में इस प्रकार के ग्रह आएंगे और उसका खुद का वो ऑर्गन भंग होगा, अंग भंग के योग बनते हैं। शास्त्र में लिखे है ना अंग भंग के योग, तो क्यों है अंग भंग, कैसे वो योग तैयार कैसे होता है? तो जब आपने प्राणियों के साथ में इस प्रकार का दुष्व्यवहार किया है तो वो जातक क्या करता है, उस जातक के साथ में अगले जन्म में ये योग तैयार होता है। तो कभी हाथ कट जाना, मतलब एक्सीडेंट होता है तो कभी हाथ कट गया, कभी पैर टूट गए, पैर निकालने पड़ गए, आंखें चली गई, है ना। तो ये जो इस प्रकार का जो कर्म बंधन है ये सबसे ज़्यादा तीक्ष्ण है। मतलब सृष्टि का नियम है संतुलन, नियति हमेशा फिटम फाट करती है चीज़ों को, और जब तक और ऐसे कुछ कर्मों के लिए ऐसा ही दंड होता है, इतना ही भयानक दंड होता है। चाहे आप कर्म विपाक संहिता पढ़ लीजिए, चाहे आप विष्णु पुराण पढ़िए, चाहे आप गरुड़ पुराण पढ़िए, क्योंकि गरुड़ पुराण में तो आपको बहुत सारे नरकों का विवरण मिलेगा। और जब आप कर्म विपाक संहिता पढ़ते हैं तो आपको नक्षत्रों के अनुसार आपको बीज मिलेगा। नारद संहिता के अनुसार जब मैं पत्रिकाओं को डिकोड करती हूँ और देखती हूँ कि भाई उस व्यक्ति का बीज क्या था, क्योंकि भाई आपका जो जन्म हुआ है वो आज पहला जन्म तो है नहीं, इसके पहले हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं। तो इसके पहले जो जन्म हुए हैं तो उसमें हमने क्या पुनरावृत्ति करी है और बीज क्या था। इसलिए इस प्रकार के घटनाक्रम तीक्ष्ण ग्रहों को लेकर, मतलब अशुभ ग्रह वर्सेस शुभ ग्रह, ये हमारा आज का वीडियो है। प्रारब्ध को कैसे समझे, आप लोगों के वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हर बार आप पेंडिंग कर्मा ये शब्द बहुत बार रिपीट करती हैं, इसका अर्थ होता क्या है?
तो जितने भी लोगों ने मजाक उड़ाया है, सरकाज़म किया है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन मैं रख रही हूँ। अब हम समझेंगे कि दूसरा पार्ट, मतलब जब शुभ ग्रह है तो क्या होगा। अब देखिए, शुभ ग्रह होते हैं तो क्या होगा कि ये जो ग्रह है ना, वो पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के लिए सहायक होते हैं। मतलब गुरु, बुध, चंद्र, शुक्र, तो ये क्या होंगे, ये पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के लिए, प्रारब्ध को पूर्ण करने के लिए सहायक बनेंगे। वहाँ अशुभ ग्रह रोड़े बनाते हैं या ऑब्स्टैकल्स निर्माण करते हैं, पर यहाँ पे शुभ ग्रह क्या करते हैं, आपको सहायक बनते हैं। शुभ ग्रह शुभ विचार के द्वारा आपको पूर्ण करवाते हैं, क्योंकि शुभ ग्रहों की जो विचारधारा है वो आप में कभी ना कभी, मतलब आप गलत संगति में भी रहेंगे, गलत जगह भी जाएंगे तो भी आपको आपका विवेक, सत विवेक आपका जागृत होकर आपको वहाँ से निकलने की इच्छा करेगा। गलत संगति में फंस गए, एडिक्टेड लोगों के साथ में, गलत प्रकार के भाई बंधु या गलत प्रकार के आपको अगर ये मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, मित्र मंडल मिलता है, तो आपको तुरंत फील हो जाएगा कि ये गलत है, यहाँ पे मुझे नहीं रुकना चाहिए। तो जब छठवें भाव में ऐसे ग्रह होंगे ना, शुभ ग्रह, तो वो आपको ऐसे विचार देंगे और आपको वहाँ से पृथक कर देंगे और वो कर्म पूर्ण करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। और इनमें एक और खासियत होती है कि कर्म करने के बाद में उसे भूल जाना, उसकी अपेक्षा नहीं करना कि इसका मुझे फल मिलेगा नहीं मिलेगा। मतलब कर्म करके कर्म की ओनरशिप नहीं लेना है यहाँ पर। तो शुभ ग्रह मदद करते हैं कि उसका ओनरशिप मत लो। मतलब जैसे बहुत बार हम कितने हॉस्पिटल्स में नर्सेस को काम करते हुए देखते हैं, डॉक्टर लोग तो ऑपरेशन करके निकल जाते हैं देखिए, परंतु सारा जो पोस्ट वर्क है वो नर्सेस करती हैं। और हमने ऐसे कितने नर्सेस की स्टोरी या हमारे साथ में ऐसे अनुभव होते हैं कि हमें इतनी अच्छी नर्स मिले कि जिसने हमें बहुत अच्छा किया, उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन, उसकी पॉजिटिव बातें इतनी काम कर गई कि जिसके कारण हॉस्पिटल का जो यात्रा थी वो यात्रा कठिन नहीं लगी। होता है ना ऐसा, मतलब निरपेक्ष कर्म। तो यहाँ पे जब शुभ ग्रह होते हैं छठवें भाव में तो व्यक्ति को कम भोगना पड़ता है। परंतु मान लीजिए अब यहाँ पे मिश्रित है, मतलब शुभ भी है अशुभ भी है। जैसे गुरु और सूर्य का योग जो है वो काफ़ी शुभ योग माना गया है। पर अगर मान लीजिए कर्क लग्न के लिए गुरु और सूर्य छठवें भाव में बैठ जाए, या छठवां भाव और तीसरा भाव, इन दो भाव के स्वामी एक साथ दो ही हो सकते हैं, बुध या गुरु हो सकते हैं, राइट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब सूर्य जैसा ग्रह, क्योंकि सूर्य किसको दिखाता है, वंश को दिखाता है, और वंश मतलब आपका वंश चलाने वाली आपकी क्रिया या आपके पितृ। तो जब ये भोग आता है तो बहुत सारे अभी के फिलहाल के केसेस में आप देखेंगे कि ऐसे केस में कुछ ना कुछ आपका ऐसा ऑर्गन फेल होता है, ऐसा ऑर्गन आपको निष्कासित करना पड़ता है जो फर्टिलिटी से रिलेटेड होता है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड होता है। जैसे ओवरीज हो सकती है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है वो कम होना, या आप में इम्पोटेंसी आना, या फिर यूट्रस के इश्यूज़ होना, पीसीओडी के इश्यूज़ होना, या इस तरह के जब प्रॉब्लम्स आते हैं और जब वहाँ पे एक क्रूर ग्रह या ऐसा मिश्रित जब होता है तब हमें ये मिश्रित फल मिलते हैं। इंसान निकल तो जाता है उस कंडीशन से, पर उसको आहुति देनी पड़ती है। तो इस प्रकार से आप षष्ठ ग्रह भाव को गुड प्लैनेट वर्सेस बैड प्लैनेट्स को समझ सकते हैं। एक जाते जाते एक और लास्ट एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अगर पैसे लिए हैं, है ना, और बहुत सारा कर्जा है उसके ऊपर, उसने जिससे लिए हैं वो कर्जा मांगने के लिए आता है। अगर शुभ प्लैनेट होंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए वो व्यक्ति मर जाता है जिससे पैसे लिए हैं, है ना, मतलब देनदार मर जाता है, तो क्या होगा, लेने वाला जो व्यक्ति है अगर उसकी पत्रिका में वो शुभ ग्रह है तो वो कहीं ना कहीं ठीक है भाई, जिससे लेने थे वो तो चला गया, शायद मुझे उसका हिसाब करना था, मैंने ही कहीं लिए होंगे उससे, इस जीवन में देकर मैंने मुक्ति पाई, नहीं मिलना है, शायद वो जाने ही थे पैसे, इस तरह का विचार करेगा।
अगर शुभ ग्रह है तो। परंतु अगर क्रूर ग्रह है तो वो वसूलेगा, उसके घर वालों से भी वसूलेगा। इस तरह का व्यवहार, इस तरह का वर्तन उन ग्रहों के कारण या उस मति के कारण होगा। क्या यहाँ पे ग्रहों का दोष है? तो कतई नहीं। आप समझिएगा कि ग्रह जो हैं वो अपना काम करने के लिए बैठे हुए हैं, मतलब वो उन्हें शक्ति या वो हमसे सुपर बीइंग्स है, राइट। तो उस ग्रह की जो शक्ति है वो उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए, उस कर्म भोग को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे अपॉइंट की गई है नियति से। और किसके बेसिस पे? हमारे कर्म के बेसिस पे। हमने जो कर्म किए हैं, गत जन्मों के चक्र जो हैं वो जिस प्रकार से सामने आकर इस तरह से पूरे होते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को प्रारब्ध को समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।